वेलकम टू विद्याकुल एकेडमी। विद्याकुल एकेडमी में आप सभी लोग का स्वागत है। आज का जो हमारा जो सेशन रहेगा, क्लास रहेगा, स्टैटिक जीके का रहेगा और जीके स्टैटिक जीके जो है सभी जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी स्टैटिक जीके जितने भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे उसका एक हमारे चैनल पे बता दिया गया था। और जैसे कि एचएससी के द्वारा, एबीपी के द्वारा, सीजीएल के द्वारा, सीएचएसएल के द्वारा, जेईई मेंस जितने भी एग्जाम है उन सब का स्टेट जितने भी स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसका जो है एक क्विक रिव्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे विद्याकुल एकेडमी पे लाया गया है। तो जो एक हमारा जो स्टडी जीके का चल रहा है टीसीएस का, और हमारा जो है एक स्टडी जीके स्टार्ट हुआ है। इसका एक सिलेबस फुल सिलेबस जानकारी का अपलोड कर दिया गया था। जो हमारा जो पिछला वीडियो आप लोग उसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा जो स्टैटिक जीके का सेशन रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो इसका सबसे पहले हमारा बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा आता है इतिहास का। इतिहास के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं, देखिए। तो इतिहास में सबसे पहले इसमें दिया है कि हमें इतिहास के बारे में जानकारी, स्रोत के बारे में, कि हमें इतिहास इतिहास के बारे में जानकारी मिलती कहाँ से है। आखिर में जो जानकारी मिली है, जो इतिहास हम बोल रहे हैं, वो इतिहास आया कहाँ से, कैसे हम कहेंगे इतिहास है। उसके बारे में हम क्या जानकारी हो, के बारे में जो भी हमारी जो घटनाएं घटी हो इतिहास में, उसके बारे में जानकारी हो, उसके बारे में क्या स्रोत हो, तभी तो हम क्या कहेंगे, इतिहास कहेंगे। तो उसके बारे में जब इतिहासकार को जब जानकारी इकट्ठा किए तो उससे क्या हुआ, इतिहास बना। तो जानकारी इकट्ठा कौन कौन सी उसमें आती है, तो सबसे पहले हमारा आता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत के बारे में जानकारी। अब पुरातात्विक स्रोत में जैसे हमारा इंस्क्रिप्शन हो गया, अभिलेख हो गया, फॉसिल्स हो गया, अवशेष हो गया, भवन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, कॉइन्स, सिक्के। उस टाइम पे जो राजा महाराजा के जो सिक्के हुआ करते थे, सबसे पहले पंचमार्क का जो आज सिक्के हुआ करते थे, सिक्कों से बारे में जानकारी मिलती है। कुछ हमारा सभ्यता चित्रकला से जानकारी मिलती है, कुछ मंदिरों से जानकारी मिलती है। जैसे कि दक्षिण भारत की जो मंदिरें देखेंगे तो अलग अलग शैलियों में पाएंगे, तो उस टाइम के अलग अलग शैलियों के मंदिर से हमें जानकारी मिलती है। जो उस टाइम की जो मंदिरें हुआ करती थी, नागर शैली, कौन-सी शैली होती है, दक्षिणी शैली कौन-सी मंदिर होती है, तो मंदिरों से हमें क्या होती है, जानकारी मिलता है। और कुछ चित्रकलाओं से हमें जानकारी मिलता है। उसके बाद आता है साहित्यिक स्रोत है, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज़। उसमें हमें जो भी जैसे साहित्यिक स्रोत में जैसे हमारा रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पुराण हो गया, वेद हो गया, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। कुछ विदेशी यात्री हमारे यहाँ भारत में भ्रमण के लिए आए, घूमने के लिए आए, तो अपने अपने वृत्तांतों में उन्होंने यहाँ का व्याख्यान किया, इसके बारे में बताया कि यहाँ ऐसे-ऐसा इस टाइम पे ये राजा थे, तो वहाँ से हमें भी कुछ जानकारी मिलती है। तो उसी को देखेंगे इसमें। देखिए, तो सबसे पहले बात करेंगे हमारा पुरातात्विक स्रोत के बारे में, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले बात करेंगे अभिलेख, ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, मूर्तियाँ, चित्र, भवन, स्मारक, सिक्के, मुहर। अब जो अभिलेख है, अभिलेख की बात करेंगे तो अभिलेख में क्या आता है, जैसे कि अभिलेख का मतलब होता है, अभिलेख का मतलब होता है लिख, यानी कि कुछ लिखना, पत्थरों पे, गुफाओं पे, दीवारों पे कुछ लिखना। तो उस टाइम के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने नियम कानून, अपने जो भी वृत्तांत हुआ करते थे पत्थरों पे लिखवा दिया करते थे, ताकि वहाँ की जो जनता है वो अपने राजा के बारे में जान जाए और नियम के बारे में समझे, और जितने भी उसने युद्ध किए उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो अभिलेख, जैसे कि अशोक के अभिलेख की बात करेंगे तो अशोक के अभिलेख में हमें शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख, कि यहाँ से जानकारी मिलती है कि अशोक जो है महानतम शासक था, ठीक है। तो वहाँ से कहाँ से लेख से बारे में, जैसे बोगस कोई अभिलेख हो गया, हाथी गुम्फा अभिलेख के से हमें जानकारी मिलती है कि कलिंग नरेश खारवेल एक शासक था। रे अभिलेख हो गया, उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख हो गया, प्रयाग प्रशस्ति, ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। महरौली अभिलेख राजा चंद्र के वजन, भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त के बारे में जानकारी देता है। मधुबन व बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन के बारे में जानकारी देता है। पाल शासकों के अभिलेख, सातवाहनों, चोलों, चालुक्यों, राष्ट्रकूटों के अभिलेख।
इन जितने भी राजा थे सबका क्या था अभिलेख, उन अभिलेखों से हमें जानकारी इनके बारे में मिलती है और हम क्या इतिहास के बारे में जानकारी करते हैं और इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा भवन व स्मारक। भवन व स्मारक। भवन स्मारक में क्या होता है, जैसे कि हड़प्पा हो गया, ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, धौलावीरा हो गया, तक्षशिला हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया, कौशाम्बी हो गया, पाटलिपुत्र, सांची का स्तूप हो गया, अजंता एलोरा हो गया, दक्षिण भारत के मंदिर हो गया। तो इन भवन और स्मारक से हमें क्या इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम की जो हड़प्पा सभ्यता में कैसी घर हुआ करती थी, मोहनजोदड़ो में कैसे उस टाइम पे घर हुआ करते थे, उसका मुझे जानकारी मिलता है। उसके बाद बात करते हैं सिक्के व मुहर की। भवन स्मारक में हमारा ये हो गया। उसके बाद बात करते हैं सिक्के और मुहर की मूर्तियाँ और चित्र। जैसे मूर्तियाँ और चित्र में बात करेंगे तो तक्षशिला व मथुरा से प्राप्त जो जो भी मूर्तियाँ मिली हैं, जो भी चित्र मिली हैं, उससे हमें इतिहास के बारे में जानकारी होता है। और सिक्के, जैसे हमने बोला कि पंचमार के 8 सिक्के, स्वर्ण चांदी के सिक्के, कांस्य व सीसा के सिक्के, सम्राट की आकृति वाले सिक्के, रोमन सिक्के, तो जैसे सिक्के बने हैं। तो बहुत सारे जो सिक्के हैं, सिक्कों से भी क्या हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। इतिहास हमें क्या होता है, इतिहास के बारे में हम जानकारी से निकाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो सिक्के हुआ करते, पंचमार के जो 8 सिक्के हुआ करते थे, वो पंचमार के 8 सिक्के हुआ करते थे, जो पंचमार के हाथ देकर के सिक्के को बनाया था। उसके बाद कई राजा महाराजा ने स्वर्ण सिक्के जारी जारी किए। उसके बाद चांदी के सिक्के जारी, कुछ राजा महाराजा जैसे कि आंध्र और सातवाहन का हम पढ़ते हैं, तो उसमें शीशे का सिक्के जारी किया गया था। तो अलग-अलग राजाओं ने अलग-अलग सिक्के अपने जारी किए थे, तो उन सिक्कों से क्या होती है, हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। साहित्यिक स्रोत में हमारा देखिए क्या-क्या आता है। तो साहित्यिक सोर्सेस में भारतीय साहित्यिक सोर्सेस और विदेशी यात्रियों के विवरण। अब भारतीय साहित्यिक जो इंडियन लिटरेरी सोर्सेस है, उसमें हमारा धार्मिक साहित्य आएगा, धर्मेंद्र साहित्य आएगा, संगम साहित्य आएगा। तो धार्मिक साहित्य है, ये हमारा धर्म से जुड़ा रहता है, जैसे कि जैन ग्रंथ हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, बौद्ध ग्रंथ हो गया। तो ये धार्मिक साहित्य क्या होगा, हमारे धर्म से जुड़ा रहता है, ठीक है। ये हमारे धर्म धर्म के बारे में बताता है कि जैन धर्म के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, बौद्ध ग्रंथ के बारे में, ठीक है। जैसे कि बात करेंगे तो हमारा जो जैन धर्म है, जिसमें परिशिष्ट पर्व है, आचार आचार आचारांग सूक्त है, कल्प सूक्त है, भगवती सूक्त, उपास उपासदा सूक्त है, भद्रबाहु चरित्र है, त्रिष्टिशलाका है, पुरुष चरित्र है। ये सब जैन ग्रंथ थे। बौद्ध ग्रंथ की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ में हमारा वेद आता है, उपवेद आता है, वेद अ, वेद पुराण उपवेद हो गया, ब्राह्मण अरण्यक स्मृत हो गया, ठीक है, वेद वेदांग हो गया, वेद वेदांग हो गया, ब्राह्मण हो गया, आरण्यक हो गया, स्मृति, धर्मशास्त्र इसको बोलते हैं। फिर पुराण और उपनिषद, जैसे कि हमारा जो पुराण है, कुल 18 पुराण है, विष्णु पुराण, शिव पुराण, के बाद भागवत पुराण, स्कंद पुराण, अ, ऐसे पुराण है हमारा। फिर उसके बाद कुल 108 उपनिषद है, जैसे ईशोपनिषद, उपनिषद, मुंडकोपनिषद। उसके बाद महाकाव्य है, महाकाव्य में इपिक इपिक है, जैसे क्या रामायण हो गया, महाभारत हो गया, इससे भी क्या जानकारी मिलती है, रामायण और महाभारत से। ये दोनों तो आप बहुत ध्यान से देखे होंगे, सभी लोग सब बार जानकारी होगा रामायण और महाभारत का। दर्शन हो गया, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया। अब इसमें हम बात करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ में। बौद्ध ग्रंथ में की बात करेंगे तो बौद्ध ग्रंथ, हमारा जो बौद्ध धर्म था, आगे ये था त्रिपिटक, सुक्त पिटक, अभिधम पिटक, विनय पिटक। बौद्ध के बारे में जानकारी इन पिटकों से मिलती है, ठीक है। सुक्त पिटक, अभिधम पिटक और त्रिपिटक, इसको त्रिपिटक बोलते हैं, पिटक और महाकाव्य, जैसे कि दीपवंश, महावंश और दिव्यावादन, बुद्ध चरित्र, सौंदरादन काव्य, मिलिंद फनो, ललित विस्तार और आर्यमुंज त्रिमूलकल्प। ये हमारा जो है बौद्ध ग्रंथ से जुड़ा था, इसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा धर्मांतर साहित्य। धर्मांतर साहित्य की बात करेंगे तो इसमें हमारा अर्थशास्त्र आ गया, राजतरंगिणी और अष्टधाई, पढ़ने का अष्टधाई हो गया, महाभाष्य हो गया, गार्गी संहिता हो गया, हर्षचरित कादम्बरी हो गया, ठीक है, कथा सागर, विक्रम का देवचरित हो गया, विशाख दत्त का मुद्राक्षस हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम हो गया,
मलिकविक्रमित्रम हो गया, रघुवंशम हो गया, मेघदूतम हो गया। संगम साहित्य इसमें आता है, ठीक है। संगम साहित्य तोल्काप्पियम, इतुतकोई, पुरुनारू और पत्तू, शिल्पकदिरम, तिरुकुरल, युग, चिंतामणि, ये हमारा संगम साहित्य आ गया। कुछ विदेशी यात्रियों का इसमें विवरण से मिलता है, जैसे कि यूनान व रोमन लेखक आए, यूनान से कुछ ग्रीस से भी आए, कुछ रोमन से आए, हेरोडोटस, टिसियस, स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, डायनोसियस, कार्टियस, पोलियस, प्लिनी, मार्को पोलो, ये सब यूनान और रोमन लेखक थे जो उस टाइम के अपने वृत्तांतों में कहानियां बताई थी और उस टाइम पे कौन से राजा युद्ध हुआ करते इसके बारे में बताया था। कुछ अरब और मुस्लिम लेखक जैसे अल बरूनी होगा, अल सुलेमान होगा, मिनाजुद्दीन हो गया, अल मसूदी हो गया, इब्न बतूता हो गया। चीनी व तिब्बती लेखक हो गए जैसे कि सुमाचीन, फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग लामा, तारानाथ, ये सब क्या हो गए, लेखक हो गए हैं। ये उस टाइम के जो राजा महाराजा करते उनके शासनकाल में कौन से लेखक आए थे के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये हमारा सोर्सेज के बारे में जानकारी हो गया। अब बात करते हैं, हमारा इसके आगे आता है नेक्स्ट टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हमारा अगला अगला टॉपिक रहता है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता से हमारी जो सभ्यता कैसी रही थी, कौन सी सिविलाइजेशन चल रहा था, हम इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इम्पोर्टेंट इसमें रहता है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ठीक। अब सभ्यता, अब इस सभ्यता के बारे में देखते हैं, तो हमें इस सभ्यता के बारे में कैसे हो, तो भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। जो हमारा जो भारत का इतिहास है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो सिंधु घाटी सभ्यता से। सबसे पहले बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा इतिहास शुरू होता है कि सभ्यता में कैसी घरें थी, कैसी भवनें थी, लोग कैसे हुआ करते थे, उसके बारे में। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, वर्तमान में पाकिस्तान है, ठीक है। वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान है, वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान था पश्चिमी भारत में विस्तृत सभ्यता, 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन में सबसे अधिक उन्नत सभ्यता इसको मानी जाती है। जो हमारी फिर अगर सभ्यता की बात करेंगे तो मिस्र, मेसोपोटामिया और भारत और चीन, इन 4 सभ्यता थी जिसमें भारत की जो सभ्यता सबसे अधिक उन्नत सभ्यता मानी गई है चारों सभ्यता में, ठीक है। इन 4 सभ्यता में सबसे अधिक भारत की मानी गई है और ये लगभग 3000 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, जो हमारा दक्षिण भारत की जो दक्षिण एशिया की जो एशिया की यानी कि अगर हम पाकिस्तान साइड में देखेंगे तो पाकिस्तान की सभ्यता इसको पूरे पश्चिम भारत से लेकर के वहां तक इसका विस्तार था इस सभ्यता का। वर्ष 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे प्राचीन नगरों की खोज हुई। 1920 में एक भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा एक अवशेष को खोज किया गया जिसे हम क्या, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो, ये 2 प्राचीन नगर मिले थे उस टाइम पे। यानी कि इन नगर के मिलने से सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है कि उस टाइम पे हमारी सभ्यता कैसी थी। तो सबसे पहले बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो, ठीक है। जब भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, ठीक है, ये पुरातत्व विभाग के क्या थे, ये आर्कियोलॉजिकल एक डिपार्टमेंट होता है, जितनी भी खोजें होती हैं, जितने भी ऐतिहासिक सोर्सेस होती हैं, डिपार्टमेंट देखता है पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है। अब इसके जो डायरेक्टर थे, ठीक है, जनरल मार्शल द्वारा वर्ष 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा, ठीक है। तो 1924 में इन्होंने, मार्शल ने एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। आगे देखते हैं, आगे हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के चरण, ये हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से चरण थे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बारे में जानकारी करेंगे कि हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता के कौन कौन से चरण थे, ठीक। तो बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के चरण के बारे में। तो अगर प्रारंभिक चरण की बात करेंगे सबसे पहले तो 3300 ईसा पूर्व, 3300 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक की हड़प्पाई सभ्यता, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता कैसी थी, 3300 ईसा पूर्व से लगभग 2600 ईसा पूर्व तक था। उसका देखिए हाकरा चरण से संबंधित काल था। घगर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित संबंधित तत्व, हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3000, जो हड़प्पाई लिपि थी इसका हमें सबसे पहले उदाहरण कहाँ मिला था, लगभग 3000 ईसा पूर्व मिला था।
एक केंद्रीय इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण इस चरण की मुख्य विशेषताएं थी। विकसित व्यापार क्षेत्र था, इसके जो व्यापार था, इसका व्यापार क्या था, डेवलप था, विकसित एरिया था। खेती के साक्ष्य भी मिले थे, मटर हो गया, तिल हो गया, खजूर हो गया, रुई आदि की खेती हुआ करती थी। तो ये हड़प्पाई जो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता थी, ये 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, उसके बाद परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे। परिपक्व हड़प्पा सभ्यता, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक था। इसमें कोटदीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण का प्रमुख उदाहरण है। अगर हम बात करेंगे कि हड़प्पाई सभ्यता में सबसे सबसे हड़प्पाई परिपक्व कौन सा था, तो कोटदीजी नामक सभ्यता था। कोटदीजी नामक हड़प्पाई सभ्यता के बड़े-बड़े जो नगरीय केंद्रों, जैसे कि अगर हम हड़प्पाई सभ्यता के जो केंद्र की बात करेंगे, जो बड़े-बड़े नगर थे, की हम बात करेंगे, तो बड़े-बड़े केंद्रीय नगर थे, जैसे कि हमारा हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, बहुत सारे लोथल हो गया, धौलावीरा, कालीबंगा, तो जो सभ्यता थी, ये सब हमारी उसका एग्जाम्पल थी। ठीक है, ये परिचित थी। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता की बात करेंगे अगर हम, ठीक है, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता की बात करेंगे, ये 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक, इसमें 1800 ईसा पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ, ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ था उसका आरंभ देता है। 1700 ईसा पूर्व तक आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो गए थे, और 1700 ईसा पूर्व आते आते जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके जो कई शहर थे, क्या थे, समाप्त खत्म हो गए थे। उसके बाद आगे देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा है सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, यानी कि जो हमारी जो सभ्यता थी उसके स्थलों के बारे में देखेंगे। जैसे हमारा प्लेसेस हो गया, उत्खननकर्ता हो गया, उत्खनन हो गया, नदी हो गया, और अवस्थिति हो गया। इसकी जो लोकेशन की बात करेंगे कि किस सन में उसका उत्खनन हुआ था, और किस नदी किनारे कौन सी सभ्यता थी। और बता दें कि सभ्यता जो है, ज़्यादातर जो भी सभ्यता थी, नदी के किनारे ही एग्जिस्ट किया करती थी, नदी किनारे ही हुआ करती थी। तो नदी किनारे क्यों हुआ करती थी, क्योंकि उस टाइम की जो सभ्यता थी, उनको क्या आवश्यकता थी, क्योंकि उनको काम करना नहीं आता था, बस उनको केवल डिपेंड रहते थे अपने भोजन पे और पानी पे। तो नदी के किनारे सारी चीज़ें उनको अवेलेबल मिल जाती थी, पानी भी और भोजन भी। ठीक है, तो जितने भी सभ्यता थी नदी किनारे ये देखने को मिला है। हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता की। इसके उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी 1921 1921 में उत्खनन के द्वारा दयाराम साहनी इसके उत्खननकर्ता थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी रावी नदी किनारे। अब यहाँ पे मुंडगोमरी जिला जो है, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, मुंडगोमरी जिला, वहां से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलता है, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला बोलते हैं। इसका खोज राखाल दास बनर्जी के द्वारा हुआ था 1922 में। राखाल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में हुआ था, और ये 1922 सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी है वहां पे इसकी खोज हुई थी। सिंध सिंध का लड़काना जो जिला है पाकिस्तान में, सिंध का लड़काना जिला, ये पाकिस्तान में पड़ता है, सिंध का लड़काना जिला, वहां पे राखाल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु सभ्यता की मोहनजोदड़ो की सिंधु नदी किनारे इसकी खोज हुई थी 1922 में, याद रखेंगे। उसके बाद राखाल दास बनर्जी, अगर हम बात करें 1921 की दयाराम साहनी के द्वारा, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, हड़प्पा सभ्यता के। उसके बाद बात करें सुटका गेंडोर जो है, ऑरल स्टाइन 1929 की बात करेंगे। ये दास्त नदी किनारे है, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ये पड़ता है। ऑरल स्टाइन के द्वारा 1929 में 1929 में सुटका गेंडोर जो स्थल थी, वहां से खोज हुआ था। उसके उत्खननकर्ता कौन थे, ऑरल स्टाइन थे। आगे हम देखते हैं चनुद्रो हो गया, अमरी हो गया, रंगपुर कोटदीजी हो गया, ये सब क्या थी, हमारी सभ्यता थी। ठीक है, अब इन सभ्यताओं के बारे में थोड़ा हम जानकारी करेंगे। ठीक है, इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी करेंगे, जैसे कि हमारा जो है चनुद्रो हो गया। ठीक, चनुद्रो की बात करेंगे, चनुद्रो की, तो इसमें बात करेंगे हमारा उत्खननकर्ता कौन थे, एनजी मजूमदार। 1931 1931 में एमजी मजूमदार के द्वारा चनुद्रो की स्थल की खोज हुई थी, जो ये सिंधु नदी की भी क्या थी, सिंधु नदी के किनारे थी, सिंधु नदी के किनारे थी। जैसे कि
पाकिस्तान की जो सिंध नदी है, तो वहीं पे खोज हुआ था चंद्रद्रोण की, ठीक है। अमरी, अमरी जो है ये एनजी मजुमदार के द्वारा ये 1935 में, इन्हीं के द्वारा जो है 1931 में चंद्रद्रोण की खोज किया गया था और 1935 में अमरी की। ये भी सिंधु नदी के, यानी जो सिंध के पाकिस्तान में है वहाँ पे चंद्रद्रोण और अमरी, ये दोनों जो है एमजी मजुमदार के द्वारा खोज किया गया था, एक 1935 में और एक 1931 में। सबसे पहले चंद्रद्रोण की, उसके बाद अमरी की। रंगपुर की बात करेंगे तो रंगनाथ राव, रंगपुर से बना रंगनाथ राव, यानी कि 1953 से 1954 के बीच की जब उत्खननकर्ता हुए थे रंगनाथ राव, उनके द्वारा खोजा गया था इस। मादर एक नदी है, उसके किनारे अहमदाबाद, कठियावाड़, कठियावाड़ भारत की जो अहमदाबाद नदी किनारे मादर है, वहाँ पे रंगनाथ राव के द्वारा 1954 से 1953 से 1954 की खोज हुई थी रंगपुर की। कोट दीजी, कोट दीजी जो है ये फजल अहमद खान, फजल अहमद खान 1955 से 1957, ये भी सिंध नदी, पाकिस्तान का सिंध नदी है, वहाँ पे रोपड़, रोपड़ की बात करेंगे तो यगदत्त शर्मा 1953, सतलज नदी किनारे खोई थी, जो पंजाब, भारत के पंजाब स्थित है। कालीबंगा, जो कालीबंगन बोलते हैं, अमला, अमलानंद घोष और बीके थापर, अमलानंदन घोष और बीके थापर द्वारा 1953 से 1960 के बीच जब करते हुए थे, तो कालीबंगा की खोज हुई थी। ये जो है घग्गर नदी श्रीगंगानगर राजस्थान भारत की जो है घग्गर नदी, वहां पे हुई। लोथल, लोथल की बात करेंगे तो एम आर राव, एम आर राव के द्वारा जो है 1953 में 1953 में भोगा नदी किनारे, ये अहमदाबाद कठियावाड़ जो है भारत में, भोगा नदी, उसमें लोथल खोज हुई थी, ठीक है। 1953 में एम आर राव, सॉरी एस आर राव, सॉरी एस आर राव है, एस आर राव, ठीक है, इनके द्वारा हुआ था 1953 में। आलमगीरपुर, ये यगदत्त शर्मा है 1958 में जो उत्खनन हुए थे, यगदत्त शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर, ये हिडन नदी में, जो उत्तर प्रदेश की जो मेरठ नदी है, हिडन नदी, उसके किनारे हुआ था। सुरकोटदा, ये जगपति जोशी के द्वारा हुआ था 1964 में। 1964 में जगपति जोशी, ये भी भोगा नदी के किनारे हुआ था। कच्छ, जो हमारा कच्छ है ना, गुजरात, गुजरात का जो कच्छ है, भोगा नदी उसके किनारे हुआ था। बनावली, ये आर एस बिष्ट के द्वारा 1973 से 1974। श्रावस्ती, ये श्रावस्ती नदी जो फतेहाबाद हरियाणा, जो भारत की जो फतेहाबाद है, वहाँ नदी है श्रावस्ती, वहाँ पे इसकी खोज हुई थी। राखीगढ़ी, अमरेंद्र नाथ व बी एस सिंधे, दोनों ने मिल करके राखीगढ़ी की खोज, स्थानीय खोज हुआ था 1998, 2001 और 2022 की बात करेंगे। एस सिंधे जो हिसार है, जो सरस्वती नदी है, वो त्रिद्वीप व द्विद्वीपीय भारत, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे धौलावीरा, ठीक, धौलावीरा, धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा की बात करेंगे जगपति जोशी और आर एस बिष्ट, ठीक है। 1967-68 जगपति जोशी और 1922 में आर एस बिष्ट ने लूनी नदी, जो कच्छ, गुजरात की जो कच्छ, गुजरात की लूनी नदी है, वहाँ पे धौलावीरा की खोज हुई थी। उसका कुणाल, जे एस खत्री और एम आचार्य, जे एस खत्री 1986 और एम आचार्य 2018 से 19 की बात करेंगे। ये फतेहाबाद हरियाणा की जो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी के किनारे होता है, ये स्थान कुणाल की। तो जो भी सभ्यता के बारे में जो खोज किए थे, बस एग्जाम में पूछता है कि जैसे कि धौलावीरा की खोज किसने किया था, किस सन में हुआ था, मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था, किस सन में हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें को देखने को मिलता है स्रोत से, और खोज जो भी खोजने वाले रहते हैं उनसे, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की सीमाएं, जो हमारी सिंधु सभ्यता की जो सीमाएं थी, वो कहाँ कहाँ थी, देखिए। सर्वाधिक पश्चिमी जो पूरा स्थल की बात करेंगे तो गेंडोर, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है, ये सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल था। सर्वाधिक पूर्वी पूरा स्थल की बात करेंगे, ये आलमगीरपुर मेरठ की, ठीक। सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल की बात करेंगे तो ये मांडा था, जम्मू कश्मीर, मांडा। सर्वाधिक अगर दक्षिणी पूरा स्थल की बात करेंगे तो दहमाबाद या अहमदनगर, जो महाराष्ट्र के जो अहमदनगर था, दहमाबाद, सीमाएं थी। इन सीमाओं के बीच ये जितने भी सभ्यता थी एग्जिस्ट हुआ करती थी। इन सीमाओं को क्या दिया गया है, पूर्वी सीमा कौन थी, पश्चिमी सीमा कौन थी, उत्तरी सीमा कौन थी और दक्षिणी सीमा कौन थी। आगे देखते हैं। आगे हमारा सिंधु कालीन स्थलों से प्राप्त महत्वपूर्ण प्रमाण, जो भी जैसे कि हमारी जो सभ्यताओं से बारे में जानकारी तो मिल गई, ठीक है, हमारी सभ्यता के बारे में जानकारी तो मिल गई। अब उन सभ्यता से
उस सभ्यता से हमें क्या-क्या चीज़ें क्या कौन-कौन सी प्रमाण मिले थे, कौन-कौन सी चीज़ें मिली थी, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्या-क्या मिली थी, ठीक है? हड़प्पा से अ, हड़प्पा सभ्यता से क्या-क्या मिला था, चोडुरों से क्या मिला था, मोहनजोदड़ो से क्या मिला था। तो इन सभ्यता से हमें कुछ प्रमाण, कुछ चीज़ें मिली थी, कुछ वस्तुएँ मिली थी, तभी तो उसके बारे में सभ्यता से उन सभ्यता के बारे में जानकारी मिला कि हाँ, ये सभ्यता एग्ज़िस्ट किया करती थी, उस टाइम पे थी। तो बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो इसमें बलुआ पत्थर की बनी मानव की मूर्तियाँ, बलुआ पत्थर की बनी मानव की मूर्तियाँ यहाँ से मिली थी, अन्नागार मिला था, बैलगाड़ी, 3 कक्षों का एक कब्रिस्तान जिसको आर्ट 37, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, शंख का बना हुआ बैल, कांसे का बना हुआ एक्का, कांस्य दर्पण, सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरें मिली थी। तो सिंधु सभ्यता की अभिलेख युक्त जो भी सर्वाधिक मोहरें कहाँ से मिली थी? हड़प्पा सभ्यता से मिला था। चंद्रों से बात करेंगे तो मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधन में लिपस्टिक का प्रमाण, वक्राकार ईंटें मिलने वाला एकमात्र स्थल था जहाँ पे वक्राकार ईंटें मिली थी चंद्रों में। उत्तर हड़प्पा झुकर एवं झांगर संस्कृति यहाँ पे देखने को मिला था। संस्कृति का विकास स्थल इसको मानते हैं चंद्रों का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या मिला था? तो विशाल अन्नागार, सॉरी स्नानागार और अन्नागार सभागार, ये सब क्या थी? ये हमारा मोहनजोदड़ो से मिला था, सबसे बड़ा स्नानागार। फिर अन्नागार सभागार था, पुरोहितों का आवास हुआ करता था, महाविद्यालय महाविद्यालय मिला था, ईंट से बने फुटपाथ था, विकसित जल आपूर्ति व जल निकासी, 16 मकानों का बैरक बना था, काशी की नर्तकी की चित्र मूर्ति मिली थी, पशुपति महादेव की मुहर मिली थी, वृषभ मुद्रा, ऊपर वाली बैल की आकृति वाली मुहरें मिली थी, ठीक है। वृषभ मुद्रा, दाढ़ी दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति मिली थी, सूती कपड़े मिले हैं, कुम्हार के 6 भट्टों जैसे चिमनी, अवशेष हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे का ढेर, शेलखड़ी का बना अ, पाट, राणा गुड़ई के निम्न धरातल से घोड़े के दांत के अवशेष, आर्यों के आक्रमण का साक्ष्य, कांसे का पैमाना, जहाज के निशान वाली मुहर, ये सब जगह पे क्या हुई थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। कालीबंगा की बात करेंगे तो कालीबंगा से ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड, ईंट के चबूतरे पर 7 हवन कुंड, अग्नि वेदिकाएं इसको बोलते हैं। ऊंट की हड्डियां मिली थी, लकड़ी का हाल मिला है, ठीक है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, अलकृत ईंटों का साक्ष्य, जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो सबसे इसमें जो क्वेश्चन जो पूछ सकता है और अक्सर देखने को मिलता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला, किस स्थान से मिला है, ये वाला क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है। तो ये कालीबंगा से मिला है, ठीक है। लकड़ी के पाइप का प्रमाण, मेसोपोटामिया से प्राप्त मुहरों के समरूप बेलनाकार मुहरें, ठीक है। राखी गढ़ी की बात करेंगे तो प्राक हड़प्पा एवं परिपक्व हड़प्पा युग के प्रमाण, ठीक है। और ताम्र उपकरण, भारतीय क्षेत्र में धौलावीरा के बाद दूसरा विशालकाय नगर। अगर विशालकाय नगर की बात करेंगे तो सबसे पहले धौलावीरा, उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारा राखीगढ़ी आता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे हमारा है अ, अमरी। अमरी जो है हिरन के साक्ष्य, अमरी जो है हिरन के साक्ष्य मिले हैं, गैंडोर से क्या मिला है और लोथल से क्या मिला। आमरी से हिरन के साक्ष्य मिले हैं, उसका गेंडोर से मनुष्य अस्थि, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मिट्टी से बनी चूड़ियाँ। इस गेंडोर से उस टाइम की जो सभ्यता थी, उस टाइम की सभ्यता मिट्टी से बनी चूड़ियाँ क्या करती थी, प्रयोग कर थी, पहनती थी। और तांबे की कुल्हाड़ी, एक तांबे की कुल्हाड़ी मिली है इस स्थान से। लोथल से क्या मिला है? तो मानव निर्मित बंदरगाह, ठीक है, वह गोदीवाड़ा, डाकयार्ड बोलते हैं। चावल की खेती का साक्ष्य, और ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, चावल की खेती का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला था? तो लोथल से प्राप्त हुआ था चावल की खेती का साक्ष्य, याद रखें, ठीक है। चावल खेती का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो लोथल से। अग्नि वेदिकाएं हो गया, शतरंज का खेल हो गया, फारस की मोहरें हो गई, घोड़े की लघु मृण मूर्ति के बाद हाथी दांत का स्केल हो गया, 3 युग्मित समाधि तीनों जुड़ी हुई थी, अनाज पीसने की चक्की, मम्मी की आकृति, ठीक है। ये कहाँ से मिली थी? लोथल से। बनावली की बात करेंगे तो बनावली से मनके मिले हैं, जौ मिले हैं, तांबे का वनाग्रह, हल की आकृति का खिलौना, तांबे की कुल्हाड़ी, बैलगाड़ियों के पहिए के निशान, ठीक है। ये कहाँ से मिली थी? बनावली से।
धौलावीरा की बात करेंगे तो धौलावीरा से भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल, सबसे बड़ा हड़प्पा सभ्यता स्थल, 3 भागों में विभाजित प्रथम नगर, दुर्ग दुर्ग भाग, ठीक है, मध्यम नगर, निचला नगर, ये 3 ऐसे उसका विभाजित था, डिवाइडेड था 3 भागों में। ये जो नगर था 3 भागों में बटा हुआ था। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की बात करेंगे तो ये धौलावीरा का था, ठीक है, धौलावीरा का। आगे बात करेंगे तो इसमें हमारा जल निकासी प्रबंधन था, इसमें जल निकासी प्रबंधन, ठीक, जल निकासी प्रबंधन, 16 जलाशय, 10 बड़े अक्षरों में लिखा एक सूचना पट मिला है। तुरकोटदा, घोड़े के साक्ष्य, मन के एक अनोखे कब्रगाह का साक्ष्य, ठीक है। रोपड़, रोपड़ से हमें क्या क्या मिला है तो तांबे की कुल्हाड़ी, एक कब्रगाह में आदमी के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है कि रोपड़ से आदमी के साथ क्या है, कुत्ते को भी क्या है, दफनाया गया है, उसका साक्ष्य मिला है। और हड़प्पापुर और हड़प्पाकालीन अवशेष मिले हैं। रंगपुर की बात करेंगे तो उत्तर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य, गेहूं की खेती, कच्ची ईंटों का दुर्ग, और अली मुराद से बैल की लघु मृण मूर्ति, कांसे की कुल्हाड़ी। कुणाल से की बात करेंगे, इस स्थान से हमें क्या मिला है तो चांदी के 2 मुकुट मिलने वाला एकमात्र स्थल, ठीक है, चांदी के 2 मुकुट, चांदी के 2 मुकुट मिले हैं तो ये कुणाल से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आगे है सिंध सभ्यता के व्यापार, जो भी हमारी जो सभ्यता थी इनका व्यापार कैसे रहा, ठीक है, कौन कौन से व्यापार थे के बात करेंगे तो आयातित वस्तुएं और कौन से स्थल से, जैसे टीन हो गया, ये अफगानिस्तान व ईरान जो भारत से आया करती थी, ये टीन आया करता था। तांबा की बात करेंगे तो राजस्थान बलूचिस्तान से, खेतड़ी नामक स्थान से तांबा हुआ। शीशा की बात करेंगे, शीशा ये ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से शीशा आता था। सोना की बात करेंगे, डायमंड, सॉरी गोल्ड, सोना की बात करेंगे तो ये अफगानिस्तान, फारस व कर्नाटक से सोना स्थल की बात करेंगे। चांदी ईरान, अफगानिस्तान, राजस्थान से। लाजवर्द जो भवन निर्माण की सामग्री हुआ करती थी, ये कहाँ से आती थी, हिंदू कोश क्षेत्र के बदखरा व मेसोपोटामिया से, ठीक है, मेसोपोटामिया जो क्षेत्र है वहां से। शिलाजीत है, शिलाजीत ये जो हमारा हिमालय क्षेत्र जो हिमालय है वहां से शिलाजीत आया करती थी, आयातित वस्तुएं थी, ठीक। आगे देखेंगे नीलमणि, नीलमणि और तेलखड़ी। नीलमणि की बात करेंगे, ये महाराष्ट्र से आयातित थी। तेलखड़ी की बात करेंगे तो ये बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात इससे आयातित आयातित थी। हरित मणि ये दक्षिण भारत से आयातित वस्तु थी, और गोमेद ये सौराष्ट्र से आयातित वस्तु थी, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, आगे हमारा ये हमारा आज का जो है लास्ट टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। आखिर में ये जो सभ्यता थी इसका कभी ना कभी तो अंत तो होना ही था, ठीक है। तो इस अंत कैसे हुआ, ये जो सभ्यताएं थी कैसे अंत हो गई, क्या कारण रहा, तो इस पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं, ठीक है। अलग अलग कौन कौन से विद्वान क्या क्या अपने बताते हैं, जैसे कि पतन का इसमें कारण का, जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके व एस राव, इन्होंने बोला था कि बाढ़ आने से जो सभ्यता थी खत्म हो गई। बाहरी आर्य आक्रमण, यानी कि बाहर से जो आर्य आए थे उनके आक्रमण से ये सभ्यता खत्म हो गई, ये कहा था मार्टिमर व्हीलर, गार्डन चाइल्ड व स्टुअर्ट गार्ड। इन्होंने कहा था कि जो आर्य आए थे उनके आक्रमण से ये सभ्यता हमारी खत्म हो गई, ठीक। कुछ विद्वानों का ये कहना था कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ जिसकी वजह से जो है ये सभ्यता खत्म हो गई। जैसे M.R. राव साहनी के द्वारा कहता कि भूतात्विक परिवर्तन कार्य सभ्यता खत्म हो गई। जॉर्ज एफ डेल्स के द्वारा कहा गया कि प्राकृतिक आपदा आई, जैसे कि कुछ बाढ़ हो गया, कुछ भूकंप आया, प्राकृतिक कुछ आपदा आई, तब ये सभ्यता खत्म हो गई। अमलानंद घोष व ऑरेल स्टाइन के द्वारा ये कहा गया कि ये जलवायु परिवर्तन, जब क्लाइमेट चेंज हुआ तब ये सभ्यता क्या आ गई, खत्म हो गई, क्लाइमेट तो जलवायु परिवर्तन से। फिर उसके बाद सुध व अग्रवाल के द्वारा कहा गया कि ये जो नदी की शुष्कता, यानी कि नदी की शुष्कता की वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा नदी प्रारूप परिवर्तन, जैसे नदी प्रारूप परिवर्तन, जैसे नदियों में परिवर्तन हुआ उसकी वजह से सभ्यता खत्म हो गई। KUR केनेडी के द्वारा कहा गया कि नहीं, ये महामारी, कुछ महामारियां फैली, उस महामारी की वजह से सारी सभ्यता नष्ट हो गई, ठीक है।
WF अल्ब्राइट, विदेशी व्यापार में गतिरोध, कि अगर जो विदेशी व्यापार जो व्यापार हुआ करता था विदेश से, उसमें क्या गतिरोध हो गया, उसके वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। ठीक है। जॉन मार्शल के द्वारा ये कहा गया कि ये प्रशासनिक स्थिरता के कारण खत्म हो गई। फिर एच टी लेम्बिक कहा कि नदियों के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन, नदियों के प्रवाह, नदियाँ जो बह रही थी उस मार्ग में परिवर्तन हो गया, उसकी वजह से ये सभ्यता खत्म हो गई। तो सभ्यता जो है खत्म कैसे हुई, इसमें सिर्फ ऐसा माना जाता है, सभी जो इतिहासकार थे, जो खोजने वाले थे, उनके अलग-अलग मत थे, अलग-अलग थे। इसमें ये सभ्यता जो है एक कैसे जो सभ्यता थी कैसे खत्म हो गई, ठीक है, अपना-अपना इन्होंने अपना-अपना मत दिया। जो भी चीज़ों से प्राप्त उत्खनन से जो भी चीज़ें मिली थी, जो भी प्रमाण मिला था, उसे इन्होंने बताया था। तो हमारा ये जो आज का जो टॉपिक रहा सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है, और इससे जो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं, में था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, ठीक है, मिलते हैं अगले टॉपिक में, ठीक है, वैदिक सभ्यता। तो हमारे सिंधु सभ्यता के बाद आता है वैदिक सभ्यता। कौन वैदिक सभ्यता में क्या-क्या था, के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और इस जीके के बारे में जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारा विद्याकुल अकेडमी से वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।